वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि एक्टिविटी क्या होता है। तो दो टाइप की एक्टिविटी होते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उसके बाद हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। ये 3 एक्टिविटीज होते हैं। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, ये हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट को समझेंगे। उसके बाद बिजनेस के और फर्दर आपके नेचर्स हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशनल डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर ये बेसिस लिखा हुआ है, किस आधार पर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, किस आधार पर ये एक दूसरे से अलग हो रहा है। और यहां पर बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट लिखा है। तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट कैसे किया जाता है, स्थापना कैसे की जाती है। तो बात करें बिजनेस का, तो प्रमोटर डिसीजन विथ सम लीगल फॉर्मेलिटीज। तो जो प्रमोटर मतलब कि जो बिजनेस करने के लिए जो सोच रहा है वो अगर कुछ फॉर्मेलिटी पूरा कर दे तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। कोई सी भी बिजनेस की बात करें, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, गवर्नमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बात करें प्रमोटर डिसीजन का मतलब कि जो बिजनेस करना चाह रहा है उसी को यहां पर प्रमोटर बोला जा रहा है। बात करें प्रोफेशनल का, तो डिग्री फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसको प्रॉपर डिग्री की जरूरत होगी कोई इंस्टीट्यूट से, या फिर उसको सर्टिफिकेट की जरूरत होगी जहां पर वो प्रैक्टिस किया हुआ है। जैसे कि आप सीए देखे होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको क्या होता है डिग्री के साथ साथ उसको प्रैक्टिस का इंटर्नशिप जो किया रहता है उसका सर्टिफिकेट जरूरी रहता है। कोई इंजीनियर है तो वो प्रॉपर डिग्री किया होगा, उसके बाद वो इंटर्नशिप किया होगा, उसका उसके पास सर्टिफिकेट होगा, तो वो प्रोफेशन काम कर सकता है। बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर भी डिग्री लेता है, उसके बाद कहीं पर इंटर्नशिप करता है और कहीं पर प्रैक्टिस करता है और उसकी सर्टिफिकेट के बाद ही वो एलिजिबल होता है कोई प्रोफेशनल काम में जाने के लिए। और बात एम्प्लॉयमेंट, तो अपॉइंटमेंट लेटर विथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जो काम करने वाला है उसको अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए तो फिर वो काम करना चालू कर देता है। तो ये हुआ मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बात करें सेकंड क्वालिफिकेशन की, तो बिजनेस के लिए नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर। तो बिजनेस करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं होता। अगर कोई अंगूठा छाप भी है तो भी वो बिजनेस कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है फिर भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो यहां पर बिजनेस के लिए कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। करें प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल में प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए और साथ साथ में एक्सपर्टीज इज रिक्वायर। उस चीज का उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। तो देखिए डॉक्टर जो होता है तो डॉक्टर में भी अलग अलग एक्सपर्टीज होता है। कोई ब्रेन का डॉक्टर होता है, कोई हड्डी का डॉक्टर होता है, कोई पेट का डॉक्टर होता है। ठीक है, तो अलग अलग डॉक्टर होते हैं तो उसका एक्सपर्टीज होना चाहिए। बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब। तो वो कौन से नेचर का है जॉब उस पर डिपेंड करता है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि बात करें कई जॉब ऐसे होते हैं जो 12वीं पास मैंडेटरी होता है, किसी में 10वीं पास मैंडेटरी होता है, किसी में ग्रेजुएशन करोगे तो आपको वो जॉब मिलेगा, किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा जॉब कर रहे हैं। ठीक है, बात करें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, तो बिजनेस में सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए यहां पर हाई लिखा हुआ है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। प्रोफेशनल में लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में तो कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, हम जाते हैं और एम्प्लॉयर के यहाँ काम करके आते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, एम्प्लॉयर मतलब कि किसको बोलेंगे, जो मालिक होगा जिसके यहाँ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्क की बात करें, तो बिजनेस जो कर रहा है उसका हाई रिस्क होता है। ठीक है, हाई रिस्क होता है, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा रिस्क और जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो बिजनेस में होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है। कभी भी हमको पता नहीं होता कि हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, अगले दिन प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ये इस चीज के बारे में नहीं पता रहता है। इस वजह से हम यहां पर बोलते हैं कि जो बिजनेस में रिस्क हाई होता है। बात करें प्रोफेशन में, तो प्रोफेशनल में लो होता है, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट भी लो रहता है, इस वजह से रिस्क भी लो है।
और बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क नहीं होता। हमको क्या है, महीने के पूरे 25 दिन जाना है हमको, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ हमको स्टार्टिंग वीक में हमको सैलरी मिल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता है। बात करें ऑब्जेक्ट की, तो बिजनेस में ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न प्रॉफिट। यहां पर मेन मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। प्रोफेशनल में होता है प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विस। यहां पर प्रोवाइड किया जाता है प्रोफेशनल सर्विस। जैसे कि अगर मैं टीचर हूं तो यहां पर मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैं अपना प्रोफेशनल सर्विस दूं, मैं लोगों को, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊं और उनका भविष्य उज्जवल करूं, है कि नहीं। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में होता है अर्न सैलरी बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो वहां पर अर्न सैलरी अर्न करना, जो उसको सर्विस देने को रखा गया है वो सर्विस वो वहां पर देगा। बात करें रिवॉर्ड की, तो ये जो काम कर रहा है, बिजनेस चालू किया है, तो इसका रिवॉर्ड के रूप में इसको प्रॉफिट मिलता है और प्रोफेशनल को फीस मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पर हम कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं और रिवॉर्ड के रूप में हम उससे कुछ फीस चार्ज करते हैं। और बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में सैलरी मिलता है। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, तो ये नेचर कैसा होता है बिजनेस का, तो बिजनेस में प्रोडक्शन किया जाता है या फिर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो देखिए बिजनेस दो तरीके का होगा। पहला होगा एक मैन्युफैक्चरिंग का, कोई रॉ मटेरियल को कुछ चीज ऐड करके फिनिश गुड्स तैयार किया जाएगा और उसको सेल किया जाएगा, तो ये पहला प्रोडक्शन का काम। और दूसरा होता है परचेज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब कि मैं अगर दिल्ली से सामान लेकर आ रहा हूं होलसेल में और यहाँ रिटेल में उसको बेच रहा हूं ज्यादा कीमत में, तो ये क्या होगा, ट्रेडिंग का काम, जिसको प्रोक्यूरमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद बात करें प्रोफेशनल में, तो रेंडरिंग एक्सपर्टीज सर्विस। तो यहां पर कैसा वर्क दिया जाता है, तो रेंडरिंग एक्सपर्टीज सर्विस। तो जिस क्षेत्र में वो एक्सपर्टीज है उस क्षेत्र में का वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम क्या ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं जिसमें कि हम 11th 12th कॉमर्स प्लस बीकॉम की क्लासेस लेते हैं, तो हम किस में एक्सपर्टीज है, कॉमर्स की फील्ड में एक्सपर्टीज है। कई लोग IIT की कोचिंग करवाते हैं, कई लोग नीट की कोचिंग करवाते हैं, तो वो उन क्षेत्रों में एक्सपर्टीज है, ठीक है। कोई दांत का डॉक्टर है तो भैया दांत का डॉक्टर क्यों है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में एक्सपर्टीज है, उसी का ही डिग्री लिया है। आगे एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग ड्यूटीज असाइंड बाय एम्प्लॉयर्स। तो जो भी एम्प्लॉयर, जो भी मालिक जो होता है, जो अपने एम्प्लॉय को जो भी ड्यूटीज दिया रहता है उसको वो परफॉर्म करता है, ये होता है नेचर ऑफ वर्क। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब ये होता है, जैसे कि बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो थे, जो अंकल जी बैठते थे, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने बेटे को सारा का सारा पूरा बिजनेस दे देंगे कि भाई अब तू इस बिजनेस को संभाल। तो यहां पर बिजनेस को ट्रांसफर किया जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर किया जा सकता है, तो हाँ यहां पर ये पॉसिबल होगा। लेकिन बात करें प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये नॉट पॉसिबल है। अब कैसे नॉट पॉसिबल है, तो अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर है, अब वो बुजुर्ग हो गया, अब उसका बेटा मान के चलो इंजीनियर है, तो क्या अपने बेटे को बोलेगा कि तू मेरे क्लिनिक को देख, ऐसा नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि भाई अगर उसका बेटा डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर की डिग्री लिया है और उसी एक्सपर्टीज में काम कर रहा है जिसमें उसके फादर थे, जैसे कि उसके फादर हड्डी रोग विशेषज्ञ थे और वो भी हड्डी रोग विशेषज्ञ का पढ़ाई किया है, उसी का ही एक्सपर्टीज है, उसी का ही इंटर्नशिप करके सर्टिफिकेट लिया है, तो वो भले कर सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए यहां पर लिखा गया है नॉट पॉसिबल। बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो पॉसिबल इन सम केस, तो यहां पर पॉसिबल है। अब यहां पर एम्प्लॉयमेंट में कैसे पॉसिबल है, जैसे कि अब मान के चलो मैं किसी जगह में काम कर रहा हूं, है ना, किसी जगह में मैं काम कर रहा हूं, अब मान के चलो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं आने में असमर्थ हूं, तो मैं बोलूंगा भैया मेरे बदले आप मेरे भाई को ले लो, वो भी ये काम जानता है, वो कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मेरे को हटा के किसी और को, मेरे भाई को रख लिया जाएगा यहां पर। तो इस तरीके से होता है, और ये भी डिपेंड करता है ना कौन सा काम है। अगर स्किल, मेरे पास जो स्किल है सेम अगर मेरे भाई के पास वो स्किल होगा तो उसको रखा जाएगा, अगर स्किल नहीं है तो नहीं होगा। अब मान के चलो यार टेलीकॉलर का काम कर रहे हैं, है ना, मान लो मैं टेलीकॉलर मतलब लोगों को फोन कर करके स्कीम बता रहा हूं, ठीक। अब यहां पर क्या हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे को तो सैलरी बेस में मैं काम कर रहा हूं ना, हर दिन क्या करता हूं, फोन लगाता हूं कस्टमर को। अब मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं आने में असमर्थ हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि भैया मेरी जगह आप मेरे भाई को रख लो, उसको भी आता है वो काम। अगर उसको वो काम आता है, अरे फोन में बात करना किसको नहीं आएगा, तो उसको आता है, तो उसको वहां पर रख लिया जाएगा। तो ये क्या होगा, पॉसिबल इन सम केस। क्लियर है। आगे तो ये हम डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट देख लिए।
अब हम पिछले वीडियो में हम बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये देखे थे। अभी हम यहाँ पर बिजनेस के रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा रिस्क होता है। तो देखिए बिजनेस में यहां से तो समझे यार कि रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हाई ही होता है। यहां पर देखिए टाइप ऑफ रिस्क में दो होता है, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क और दूसरा होता है प्योर रिस्क। बात करें स्पेकुलेटिव रिस्क की तो इसमें दो होता है, एक आइदर प्रॉफिट और आइदर लॉस। इसका मतलब कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होगा यार, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। अब बात करें ये प्योर रिस्क की, तो प्योर रिस्क में क्या होता है, लॉस होता है या फिर नो लॉस होता है। अब ये होता क्या है प्योर रिस्क, तो जैसे कि एग्जांपल अगर मैं ले लूं, अगर फायर हो गया, अगर हमारी दुकान कपड़े की है और रात को शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गया, और आग लगने की वजह से 50,000 रुपए का सामान जल गया, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि लॉस हो गया। और कौन सा लॉस हो गया, प्योर रिस्क वाला लॉस हो गया, है ना। और वही सेम सिनारियो, आग लग गया लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कपड़े नहीं जले, तो क्या कहलाएगा, नो लॉस कहलाएगा। तो इस टाइप के रिस्क होते हैं। उसके बाद बात करें नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, तो कौन कौन से नेचर होते हैं बिजनेस रिस्क के। तो पहला है एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। तो देखिए यार कोई भी अगर बिजनेस करता है तो ये अपने माइंड में सोच कर करता है कि उसको मालूम है कि प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता कि प्रॉफिट ही होगा ऐसा होता तो भाई दुनिया में जितने लोग भी है ना सबके सब बिजनेस करते रहते, कोई नौकरी नहीं करता या कोई आपका प्रोफेशन में नहीं जाता, हम भी बिजनेस करना चालू कर देते। तो ये एक एसेंशियल पार्ट है, होना ही होना है कि नहीं, ये होगा ही होगा, एसेंशियल पार्ट है। आगे अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होता है, कल क्या होगा, कल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कल दुकान खुलेगी कि नहीं खुलेगी, बहुत सारे इसके अनसर्टेनिटी रहते हैं। जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो क्या पता मार्केट में बंद हो जाए या क्या पता लोग ज़्यादा लेना चालू कर दे, इस तरीके से। अब देखो भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि ना कोविड में सैनिटाइजर इतना बिका है, कोई सोच सकता था क्या। कई लोग ऐसे हैं गाँव के लोग जिनको सैनिटाइजर क्या होता है ये भी नहीं मालूम था, लेकिन वो खरीद के कई लगाए हैं हाथों में, ठीक है। तो अब सैनिटाइजर का कोविड के समय कितना सेल हुआ, तो कोई सोच नहीं सकता था कि सैनिटाइजर एक समय में इतना बिकेगा, ठीक है। अब कोविड खत्म हो गया तो क्या अभी कोई सैनिटाइजर खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। तो यार इसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है बिजनेस में। आगे आते हैं डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो जो बिजनेस का रिस्क है वो डिपेंड करता है नेचर और साइज ऑफ बिजनेस, वो कैसा नेचर का है, मतलब कि क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है, लोग वहाँ के लोग कैसे हैं, लोकेलिटी कैसा है, लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सब नेचर डिपेंड करता है। और साइज, बिजनेस का साइज कैसा है, छोटा दुकान है कि और उससे बड़ा है कि और बड़ा है, जैसे कि एक ग्रोसरी शॉप, किराना दुकान, स्मॉल साइज मान के चलो, और कोई थोड़ा सा डी मार्ट या फिर थोड़ा सा शुभम के मार्ट, ऐसा थोड़ा सा बड़ा वाला शॉपिंग मॉल, वो हो गया। उसके बाद अब बात करें रिलायंस हो गया, है ना, ये बड़ा बिजनेस हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग बिजनेस की कैटेगरी है, डिपेंड अपॉन कैपिटल कितना लगाए हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि बिजनेस रिस्क कितना रहेगा। कम पैसा लगाया तो कम रिस्क, ज्यादा लगाया तो ज्यादा रिस्क, और ज्यादा लगाया तो और ज्यादा रिस्क। आगे प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क, तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि हम रिस्क लेते हैं, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है बिजनेस में, ठीक है। तो ये हुआ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। उसके बाद हम देखते हैं बिजनेस रिस्क के कौन कौन से कॉजेस होते हैं। तो पहला होता है नेचुरल कॉज, नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा में क्या आता है, जैसे फ्लड मतलब कि बाढ़ आना, अचानक से मान के चलिए शहर में बाढ़ आ गया, और बाढ़ आने की वजह से सारी दुकानें जो थी वहां पर पूरा पानी भर गया है और कपड़े अपने नष्ट हो गए, तो क्या होगा यार, यहाँ पर रिस्क होगा, जितने भी जो भी दुकानें हैं सारी के सारे में पानी घुस गया, तो बहुत सारे सामान का नुकसान हो जाएगा। बात करें अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक मतलब कि धरती ऐसा हिल जाता है, और अर्थक्वेक की वजह से कई बिल्डिंग भी धंस जाती है, तो वैसे ही हो गया। तो यार अब तो दुकान ही नहीं बचा, पूरा दुकान ही धंस गया, तो ये भी एक रिस्क है।
उसके बाद हैवी रेन। अब हैवी रेन मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है, 4 दिन हो गया 5 दिन हो गया बारिश ही हो रही है, तो लोग क्या चाहेंगे यार, पानी से बचना चाहेंगे और घर में ही रहेंगे। और ये बताइए क्या 4 दिन 5 दिन बारिश हो रहा है तो क्या लोग दुकान जाएंगे क्या, कपड़े खरीदने, जूते खरीदने, चश्मा खरीदने, ये सब जाएंगे क्या, मॉल जाएंगे क्या मूवी देखने के लिए, नहीं जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपका जो नेचुरल कॉजेस है, ये भी बिजनेस रिस्क होता है। आगे देखिए ह्यूमन कॉजेस। लोग मतलब ह्यूमन मतलब कि लोगों की वजह से भी बिजनेस में लॉस होता है, बिजनेस रिस्क होता है। जैसे कि डिसऑनेस्टी। अब मान के चलिए मेरा बिजनेस है जिसमें कि 5-6 एम्प्लॉय हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय ऐसा है जो कि मेरे कॉम्पिटिटर को सारी बातें जाकर बताता है ना। तो अब वो मेरी बातें, सारी बातें वो जाकर बता रहा है, तो हो सकता है कि मैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो पहले से वो मंगा ले, या मैं जो सोच रहा हूँ और अपने एम्प्लॉय को बताया हूँ वो जाकर मेरे कॉम्पिटिटर को बता दे और वो कॉम्पिटिटर पहले से वो प्रोडक्ट लाके बेचना चालू कर दे, तो यहाँ से मेरा नुकसान होगा ना। तो डिसऑनेस्टी एक ह्यूमन कॉजेस है, डिसऑनेस्टी। दूसरा होता है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब अगर जैसे कि मान के चलिए स्ट्राइक हो गया, जैसे कि बोल दिया गया कि अगले दिन जितने भी दुकान व्यापारी संघ वाले सभी के सभी बोल दिए कि पूरी दुकानें हम बंद करेंगे, पूरा भारत एक दिन के लिए बंद रहेगा। तो यार एक दिन के लिए बंद हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा एक दिन का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में हम जितना सेल करते थे उतना सेल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ह्यूमन कॉजेस। उसके बाद आता है यहाँ पर केयरलेस। केयरलेस देखिए, अगर मेरे एम्प्लॉय हैं 5-10 एम्प्लॉय हैं, अब वो एम्प्लॉय केयरलेस हैं। केयरलेस का मतलब ये ऐसा है कि कहीं पर अगर एसी चल रहा है तो वो चलिच रहा है और ये बोल रहा है कि छोड़ ना यार, जाने दे, मालिक कहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, अपने को क्या करना है, चलने दे, और वो चलिच रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केयरलेस दिखाते हैं एम्प्लॉय लोग। एम्प्लॉय को काम ऐसा करना चाहिए कि उनको कि वो खुद का काम है तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि मालिक का जो भी नुकसान होगा तो मालिक का होगा। तो यार अगर मालिक ही क्या बोलते लॉस अगर झेलेगा तो फिर आगे कहाँ उसको सैलरी दे पाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारे ह्यूमन कॉजेस हैं। बात करें इकोनॉमिक कॉजेस, तो इकोनॉमिक कॉजेस मतलब कि यहाँ पर पहला आ रहा है डिमांड। मतलब इकोनॉमी में अगर उसकी डिमांड ही नहीं है, जैसे कि अभी मैं आपको बताया सैनिटाइजर का एक कोविड के समय बहुत ज़्यादा डिमांड था, अभी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। और अभी डिमांड नहीं है और अभी अगर मैं मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दूंगा, उसका प्रोडक्शन करना चालू कर दूंगा, तो कौन खरीदेगा यार, है कि नहीं। तो डिमांड अगर नहीं है तो क्या होगा, मेरे को रिस्क ज़्यादा रहेगा, लॉस हो जाएगा। उसके बाद आता है कंपटीशन। तो आज का डेट जो है वो कंपटीशन वाला है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी हमारा एक फैक्टर है बिजनेस रिस्क का, कंपटीशन। और तीसरा है चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज होते जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के नाम से क्या होता है, बिजनेस में रिस्क होता है। अब टेक्नोलॉजी का रिस्क, टेक्नोलॉजी चेंज का मतलब कि आप देखे होंगे आज की अभी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आ रहा है। अब ऐसा है कि जो कंपनी अगर आप सोचेगी कि मैं नया पेट्रोल वाली बाइक निकालूंगा या स्कूटी निकालूंगा, तो हो सकता है उसका नुकसान हो जाए, क्योंकि अभी निकालेगा तो 2-3 साल तक के वो एडवर्टाइजमेंट करेगा और लोग फिर उसके बाद धीरे धीरे उस कंपनी को जानेंगे, फिर खरीदेंगे, और तब तक के क्या पता शायद भारत के सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही इस्तेमाल करना चालू कर दें। क्योंकि मुझे जहां तक के ये लग रहा है कि मैं आसपास देख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आगे भी ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल वाली स्कूटी जो है, पेट्रोल वाली व्हीकल हैं, वो बंद हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं होगी, फिर भी हाँ कम हो जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्या होता है, बिजनेस में रिस्क होता है। बात करें चौथा अदर कॉजेस, तो और कौन कौन से कॉजेस होते हैं, तो एक पॉलिटिकल डिस्टरबेंस। तो पॉलिटिकल डिस्टरबेंस का मतलब कि पॉलिटिकल अगर कुछ ऐसा इश्यूज होता है, जैसे कि पॉलिटिकल ही अगर गवर्नमेंट अगर कुछ दिन के लिए दुकानों को बंद करवा दे, या फिर दुकान के टाइम को, दुकान खोलने और बंद करने के टाइम को अगर वो कम कर दे, है ना, जैसे कि बोल दे कि आप सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ही आप दुकान खोलोगे या 10 बजे तक ही खोलोगे। कोई 11-12 बजे तक खोलता था और 11-12 बजे तक सेल होता था, लेकिन उसको बोल दिया गया है कि भैया तुमको 10 बजे बंद करना है, मतलब बंद करना है। तो इसमें भी क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है। कई जगह में, कई स्टेट में मैं देखा हूं कि रात को 10 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती है, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि रात को 10 बजे के बाद ही लोग खाने वाने के लिए या पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं। तो जिन राज्यों में 10 बजे बंद कर दिया जाता है और
वो उनकी दुकानों में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उतना सेल नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए, और वो छुप छुप के सेल करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है दूसरा मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर का मतलब, अब जैसे समझते हैं, जैसे मान लो मैं कपड़ा का थान लेकर आता हूं और उसको सिलाकर उसको मशीन में सिलकर उसको मैं बेचता हूं। यहां पर क्या हुआ, मेरी मशीन ही खराब हो गई, और मशीन खराब हो गई, इसकी वजह से सारे के सारे वर्कर भी बैठ गए थे, और उस दिन एक दिन में एक भी कपड़े हमने नहीं सिले। तो कहीं ना कहीं एक दिन में मान के चलो मैं 500 कपड़े सिलता था, है ना, उस मशीन के हेल्प से, और उस दिन एक भी कपड़े मैंने नहीं सिले क्योंकि मशीन खराब हो गया था। तो ये कहलाता है मैकेनिकल फेलियर। तो ये थे हमारे बिजनेस के रिस्क। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, और अभी तक के आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।